वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड कॉमर्स गाइस। मैं हूं आपका प्यारा सा हिंदी का टीचर। पहली बार तो नहीं देख रहे हो क्योंकि विकास सर ने आपको हिंदी वाली वीडियो में मुझे इंट्रोड्यूस तो किया ही था। एक मैंने बढ़िया सी शायरी भी बोली थी, काफ़ी बच्चों को वो शायरी अच्छी भी लगी थी। कमेंट में देखा था मैंने कि वाह सर क्या शायरी है। ऐसी शायरियाँ मैं छोटी मोटी लिखता रहता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल शायरी से हटकर हम आ गए हैं आपके लिए राइटिंग सेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ मैं हिंदी के लिए, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, वो होता है राइटिंग सेक्शन। और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कटवाता है वो भी राइटिंग सेक्शन है भाई। क्यों भाई? कटवाना तो तुम्हारा तय है भाई, दुनिया काट रही है तो ये भी काटेगा। मार्क्स काटने की बात कर रहा हूं मैं यार। क्यों यहां पर कैसा होता है कि तुम कुछ चीजें नहीं लिखते हो, इसकी वजह से तुम्हें मार्क्स, कितना भी 3 पेज का निबंध लिखा पर जो चीज जरूरी है वो चीज नहीं लिखी। गाना लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, बोले गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो नहीं होने वाला है। ओके, तुम्हें बहुत अच्छे से उसके अंदर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्या चीज वो मांग रहा है, एग्जैक्टली वो देना है। अगर जो मांग रहा है वो दे दिया तो सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और सामने वाला अगर सेटिस्फाइड हो गया मेरे भाई, तो वो क्यों मार्क्स नहीं देगा? है, सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सही बात है कि नहीं है? अरे मतलब राइटिंग सेक्शन के अंदर यार। तो विकास सर ने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर माहौल अलग होगा ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा ही है, मैं इसी तरीके से चलता हूँ। देखते हैं, मजा आने वाला है आज राइटिंग सेक्शन के अंदर। फोड़ डालेंगे, टेंशन मत लो यार, हिंदी है। अभिषेक सर है ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके, हिंदी की हुंकार मचाएंगे बवाल, एग्जाम में होगा कमाल। आ जाइए। तो सबसे पहला सेक्शन डी और सेक्शन ई लेके आया हूं मैं। यहाँ पे राइटिंग सेक्शन ही है पूरा इसके लिए भाई लोग। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद्यांश की संदर्भ व्याख्या कीजिए। यानी एक तुमको कोई एक लाइन दी होगी, उस लाइन को पॉइंट्स के अंदर बताना है कि ये लाइन एग्जैक्टली कहना क्या चाहती है, ठीक है। तुम किसी को भी कुछ भी लाइनें बोल देते हो, बोले चांद जैसा चेहरा वो एक्चुअली में चांद में भी दाग होता है यार। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब तुम कंपैरिजन करते हो, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ। तो जो बीत गई सो बात गई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने, ठीक है। मतलब ये देखो कितना यहां पे देखो, पहले तो हम लोग थोड़ी चाइना पेन ले लेते हैं, हमको चाइना पेन में बड़ा मजा आता है भाई, चाइना है ओके, तो बाढ़ की संभावना है सामने है और नदियों के किनारे घर बने। कितना मीनिंग देखो इसका, खाली मीनिंग देखो। बोले कि सारा बाढ़ आने वाली है, फिर भी घर कहां बना रखा है? बोले नदी के किनारे बना रखा है। डरना थोड़ी है, बोले आने दो देख लेंगे, रिस्क है तो इसके, ऐसा वाला काम का जिसको बड़ी चीजों में लिखना होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आया आपके लिए, कैसे लिखना है। जो बीत गई सो बात गई। ओके इस संदेह नहीं, इसमें संदेह ही नहीं, बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। यार कोई भी चीज हो यार, जो बीत गई सो बात गई। अगर तुम किसी चीज में कोई दिक्कत हो गई तुमको, तो जरूरी है उसको याद करते 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 दिक्कत लोगे, परेशानी होगी, बाद में दुख होगा। इस दुख को ना करो, जो छोड़ गया वो छोड़ गया, उसको जाने दो रे जाने दो, आगे नया मिलेगा, उसको आने दो रे आने दो, ठीक है। मतलब जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, उसको इस पूरे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहां पर उसको एग्जैक्टली वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा आपको कि वो एक्चुअली में लाइन क्या कहना चाह रही है। जैसे कि देखो, बोले इसमें संदेह नहीं है कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। बुरा तो लगता है सबको, ठीक है, परंतु उस छाप का क्या महत्व है? आप कुछ कर सकते हो, ऐसा तो टाइम मशीन तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम जाओगे और उसको सही करके आ जाओगे, ठीक है, हो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। भूतकाल की बीती बातों की जुगाली करने से कोई लाभ नहीं होता। अब यहां पे तुम है ना हिंदी लिखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है लाभ नहीं होता मनुष्य, ठीक है। तो यहां पर भूतकाल, पास्ट मत लिख देना, ठीक है, मशीन मत लिख देना। मतलब ऐसे हिंदी वर्ड्स का ही यूज करना है, तो ही हिंदी टीचर प्रसन्न होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है भाई मेरे, ठीक है। चलो, तो भविष्य भी दिखने लगता है, सामने कर्तव्य पड़े होते हैं पर उन्हें का उत्साह नहीं रहता, इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। पुरानी शत्रुता, पुरानी कड़वाहटें दिमाग से निकाल दें और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करें। भाई बात तो देखो, बोलने के लिए सब बोल देते पर होता है यार, पास्ट चुपता तो है ही थोड़ा बहुत यार, है ना। पर ठीक है, उससे हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, मूव ऑन करना ही पड़ता है। बिना मूव ऑन किए जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। चलो, हम तो किसी और के लिए बने होंगे। ओके, अब आ जाओ हमारे सार लेखन की तरफ। काफी बेस्ट चीज है ये, इसके ऊपर तुमको मार्क्स मिलने वाले पूरे 5, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो उसको रीड अच्छे से करना है, ठीक है। जो भी चीज हमको दिया जा रहा है उसको रीड करो, बहुत अच्छे से पहले पढ़ो, ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़ने के पश्चात उसको समझने का प्रयास करें कि बोले किस रिलेटेड है, क्या कहना चाह रहा है, किस चीज को समझा रहा है, ठीक है, वो समझो। ओके, समझने के बाद ये देखें कि गद्यांश किस विषय पर आधारित है, ठीक है। यानी कि क्या, किस पे आधारित का मतलब होता है डिपेंडेंसी क्या है इसकी, क्या बोलना चाहता है, ठीक है, क्या बोलना चाहता है,
ओके ठीक है, क्या बोलना चाहता है, बोले इससे नहीं मिल रहा है मुझे, इससे मतलब क्या बोलना चाहता है, एक दिन ये ध्यान रखो। उस विषय को 2 या 3 शब्दों वाला शीर्षक, टाइटल, ठीक है, टाइटल दे दो। अब कैसा टाइटल दे दोगे, ये तो नहीं बोले मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुझे पैदा ही नहीं देने होने दूंगा, कसम पैदा करने वाले की, साउथ वाले टाइटल नहीं देने हैं, बढ़िया टाइटल देने हैं, ठीक है। बोले सोनू की टीटू की स्वीटी, इतने बड़े टाइटल भी नहीं देने, बहुत छोटे छोटे टाइटल देने, ठीक है, याद रखना। बोले बढ़िया बढ़िया टाइटल देने के, बोले चूहा और खरगोश की दौड़ में, या फिर बोल लालची किसान, ठीक है, लालची मुर्गी वाला जोरदार, जिससे मजा आए, और टाइटल ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम उससे रिलेट करता हो, बस इतना याद रखना, टाइटल रिलेट करना चाहिए, ठीक है। यहां पर शीर्षक का भी अंक मिलता है भैया, अगर टाइटल अच्छा होगा, शीर्षक को ही टाइटल कहा जाता है, अगर शीर्षक अच्छा होगा आपका तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, अंक, ठीक है, एट द एंड अंक पे डिपेंड होता है सब, शीर्षक उचित होना जरूरी है। व्यास का अपनी भाषा में सार लिखिए जिसमें गद्यांश की पंक्तियों का हूबहू ना उतारे, कॉपी टू कॉपी नहीं करना है मेरे भाई, खुद की चीजों को लिखना है समझ कर, बोले क्या कह रहा है पूरा सार, और उस सार को समरी बनाना होता है। क्या बनाना होता है मेरे भाई, समरी। बोले कैसा था, बोले एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मतलब ऐसे अगर मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं, मैं अगर उस कहानी को बहुत लॉन्ग ले जाऊं तो तुम्हारा साला वीडियो बनेगा 2-3 घंटे का, तो तुम थोड़ी सुनने वाले हो। अब मैं उसी को एक ही लाइन में बोल देता हूं, बोले बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए और तीजो खौफ खाए मर जाए। बोले महुबा वाले 2 लड़के थे और बड़े लड़ैया थे, वो साला एक को मारते थे दूसरा डर जाता था और तीसरा तो ऐसे ही, बोले अब नहीं लड़ना मुझे। तो देखा ऐसे चीजें होती हैं। बोले बड़ी कहानी थी, ठीक है, तो उसको छोटी चीज में बना के और अपनी लाइन में, मतलब मान के चलो तुमने कोई मूवी देखी 3 घंटे की मूवी, तो तुम अपने दोस्त को बताने नहीं वाले, अपने दोस्त को उसमें क्या बताओगे, बोले आईएमपी बातें बता दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे दोस्त को कहानी समझ में आ जाएगी। अरे यूट्यूब पे भी देखा होगा, वो भी यही करते हैं यार, क्या करते हैं, पूरी मूवी देख के आते हैं, एक्सप्लेनेशन सिर्फ 20 मिनट का देते हैं, दैट इज यही है यहां पर, ठीक है। ओके, सार गद्यांश का 1/3 में होना चाहिए, 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। तो यहां पर भाषा सरल एवं वाक्य छोटे होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा हाई वर्ड्स का, डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज ना कीजिए इसके अंदर, क्योंकि उसे उस पूरे चीज को छोटी सी चीज में समझना, इजी करके देना। इसका मतलब है, बोले यहां पे क्या करना है बेटा, मुझे इजी करके देना है, ओके। मुहावरों वगैरह का उदाहरण जोड़ो, बोले रमेश जो है आग बबूला हो गया था, ठीक है। तो आग बबूला हो गया था क्योंकि बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था। तो ऐसे सब मुहावरे तो तुम लोग को प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, जैसे कि मुहावरे हैं, कहावतें हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, ये हमें प्रैक्टिस करने ही पड़ते हैं बच्चा लोग, ये आते ही नहीं है बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। याद रखें इस चीज को, ओके। चलो आ जाओ, देखो मैंने ले लिया है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। बोले जीवन एक अनमोल निधि है, यदि आप किसी कारणवश उसका समुचित लाभ अथवा आनंद नहीं उठा पाते तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति का अच्छी तरह विश्लेषण करें। आप देखो विश्लेषण करें, ठीक है। आपकी समस्या क्या है, इसे भली भांति समझे और अपनी मुश्किलों को दूर करने का उपाय सोचें। उसको परेशान होकर मत बैठो, उसको सोचो, ठीक है, उपाय सोचें। इसके विपरीत यदि आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ठीक है, और वास्तविक एवं कल्पित कष्टों में मन को दुखी बनाए रहते हैं, तो आप जीवन का रस नहीं ले सकते। बहुत संभव है आपका कष्ट आर्थिक हो, परिवार के कई लोगों के भरण पोषण के लिए आपको अप्रिय अथवा अरुचिकर कार्य भी करने पड़ते हो, आपको काफी वेतन ना मिलता हो, अथवा किसी गंभीर कष्ट में आप दबे हो। लेकिन घबराने से क्या, इन सब का निराकरण हो जाएगा, ठीक है। अंत समस्या से डरिए मत, उसकी शिकायत मत कीजिए, बल्कि जूझने के लिए तैयार है। अब इसको पूरे को मैं इसको बोलता हूं, मान के चलो इसको बोलते मैं बोलता हूं जीना सीखिए, ठीक है, जीना सीखिए, ओके। तो मैंने एक टाइटल दे दिया इसको, जीना सीखिए। अब मैंने इसमें इस टाइटल को, इतना बड़ा है पूरा, ये पूरा इतना बड़ा है, इसको मेरे को 1/3 में देना है। मैं इसमें बोलूंगा अपनी चीजों से लड़ना हमें आना चाहिए, हमें किसी भी चीज से डर के नहीं बैठ जाना चाहिए भैया कि अगर ये चीज नहीं होगा, अगर मेरी पगार, अगर मेरी जो वेतन है वो कम है, तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप में खुश नहीं रह सकता। मुझे खुश रहना पड़ेगा, मुझे अपने परिवार को भी खुश करना पड़ेगा, और अगर कोई परेशानी है तो मुझे उससे लड़ना भी पड़ेगा। मैं जब लड़ूंगा अपनी परेशानियों से तभी तो जीतूंगा। तो इतना छोटा बना के देना होता है। अब देखो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है जीना सीखिए, तो इसने देखो क्या टाइटल, देखो मैंने क्या इसमें क्या है, जीवन जीने की कला, ठीक है, जीवन जीने की कला। अब मैंने लिखा जीना सीखिए, तो देखो है ऐसे टाइटल लिखने होते हैं, ओके। तो जीवन का सच्चा आनंद पाने के लिए मनुष्य को अपनी वर्तमान कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय सोचने चाहिए, ना कि उससे रोके बैठना चाहिए। मैंने बोला ना, लड़ना सीखिए, लड़ना चाहिए, ओके। तो सोचिए, समस्याओं का सच्चा हल शिकायत करना या घबराना नहीं है, बल्कि उसे लड़ना है, ठीक है। निडर होकर उनका सामना करके ही मनुष्य सुखी हो सकता है। लो भाई खत्म हो गया, 5 मार्क्स,
ठीक है, तो याद रखें इस चीज को। कैसे करना है बोले, इतना बड़ा पीडीएफ, इतना बड़ा पूरा पैराग्राफ था, उसको 1/3 बना के समरी देना है एट द एंड, और एक बढ़िया सा टाइटल देना है। ये होता है तुम्हारा सार लेखन। ओके, चलो आ जाओ भैया। अब इसके आंसर्स देने होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। तो परिच्छेद को भाव समझकर अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो विद्यार्थी उत्तर के रूप में परिच्छेद को 2-4 पंक्तियों जो कि क्यों लिख देते हैं, उन्हें अचानक नहीं मिलते। अचानक नहीं मिलते नहीं, यहाँ पे उन्हें मार्क्स नहीं मिलते, उन्हें अंक नहीं मिलते, ठीक है। क्यों? अगर वो तुम 2 पंक्तियों में वही मतलब सेम टू सेम छाप देते हो ना, तो उसको मार्क्स नहीं देते वो लोग। इसके अंदर भी कैसा होता है कि तुमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पर क्वेश्चंस तुम्हें अपने आप से ही देने होते, ठीक है। आंसर्स जो है अपने वन से, अपनी लैंग्वेज में लिखने होते हैं, ओन वर्ड्स में लिखने होते हैं, और वो आंसर बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टिप दो, ये बचपन में होता था, छोटे बच्चे करते थे। अब तुम 12th में हो भाई, तुम्हें 12th में तो अपने आप ही करना पड़ेगा सब। ओके, परिचय को 1-2 बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए कि क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, ऐसा। ओके, थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो वर्ड्स की, ऐसा नहीं है, पर पूरा का पूरा नहीं छापने का। कॉपी टू कॉपी नहीं करने का भाई, कॉपी नहीं करने का, सीधा सिद्धांत है, कॉपी नहीं करने का। ओके, को सरल भाषा में उत्तर देना होता है। परिचय का मुख्य विचार या भाव समझकर संक्षिप्त अनुच्छेद और आकर्षक शीर्षक दीजिए। टाइटल्स भी देने पड़ते कभी कभी इसके लिए। ओके, चलो, उत्तर में वर्तनी विराम चिन्ह आदि और भी ध्यान दीजिएगा। विराम चिन्ह का मतलब होता है ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये विराम चिन्ह, ठीक है। और विराम चिन्ह ये वाला होता है, कॉमा, ठीक है, ये विराम चिन्ह होता है, ठीक है। ये होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे साइंस होते हैं ना, पंक्चुएशंस होते हैं, जो तुम इंग्लिश में पढ़ चुके हो, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। ओके, चलो, मैंने एक ले लिया है कि मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी भी जहां जन्म लेते हैं अपने उसे देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है, ठीक है। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद करके सब तरह का सुख पहुंचाना जाए तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं हैं और घोंसला है, वहां वह धूप, वर्षा और ठंड के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है। अपना घर सबसे प्यारा, ठीक है, अपना घर सबसे प्यारा। कितना बढ़िया टाइटल आया। बोले क्यों भैया? अपना घर, तुम्हारे पास घर में भले कुछ भी ना हो, पर तुम्हें जो अपने घर में नींद आएगी ना, वो तुम दूसरे के यहाँ चले जाओ, साला नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हाँ, फिर कहीं और जाओ, किसी और के पास जाओ तो बात अलग है, वहां बड़ी सुकून की नींद आती है मेरे भाई। अरे अपने मामा के घर की बात कर रहा हूं मैं, तुम क्या समझते हो यार, तुम लोग भी यार, ठीक है। तो पशु पक्षी किस स्थान से प्रेम करते हैं? अपने घर से, ठीक है, अपने देश से, अपने घर से। इजी भाषा में लिख दो। बोले उन्हें अपना घर ही अच्छा लगता है, ठीक है। उन्हें पिंजरे में कैद करके रखे कि तुम कितनी भी सुविधाएं दो, ठीक है। तुम मामा के घर जाते हो 1-2 महीने घूमने के लिए, तुम्हारे मामा तुमको कितना प्यार करते हैं, सब कुछ देते हैं। बोले लिटिल लिटिल पियोगे क्या? अरे यार मजाक कर, नींबू पानी पी लो, ऐसा सब बोलते हैं। फिर भी तुम एट दी एंड अपने घर आते हो, बोलते हाँ मजा आ गया। अपने घर आने के बाद जो सुकून मिलता है ना भाई, वही बस, वही यहाँ पे लिखना है। पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सहकर भी सुखी रह सकता है, ठीक है। बताओ तो भैया जब अपना घर होता है, ठीक है, वो क्यों नहीं रह सकता सुखी? आपको ही पता है। इसके अंदर से आपको आंसर्स देने बढ़िया मस्त। पक्षी का देश कौन सा है? बोले उसका घर। पक्षी का देश उसका खुद का घर, उसका अपना घर, ठीक है। चलो, इस परिच्छेद से हमें क्या सीख मिलती है? इस परिच्छेद से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, कोई भी देश में चले जाएं, पर हमें हमेशा अपना घर ही अच्छा लगता है, और हमें हमेशा अपना घर अच्छा ही लगता ही रहेगा, सीधी सी बात है। ओके, चलो, तो एक शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक तो मैं पहले ही दे चुका हूं, टाइटल, अपना घर या प्यारा घर या अपना देश, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। चलो, कहानी लेखन पे आ जाते हैं भैया। कहानी लेखन, इसके भी 5 मार्क्स मिलते हैं आपको, बहुत ही मस्त होता है, और ये तो बहुत इजी होता है क्योंकि हमको ना इसके अंदर चीजें दे दी जाती हैं, बस उसके ऊपर से हमें कहानी लिखनी होती है, ठीक है। बहुत मस्त होता है। ओके, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा पढ़िए और उसका क्रमश विस्तार कीजिए। सबसे पहले तो जो कहानी की रूपरेखा दी जाती है, रूपरेखा का मतलब होता है तुम्हें कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स से तुम्हें कहानी बनानी है। यार इसमें तो तुम बड़े एक्सपर्ट हो यार, उस लड़की ने उस लड़के को क्या बोला, एक चीज बोल दी, उसमें तुम पूरी साला हिस्ट्री भी निकाल दोगे। है ना? तो मतलब ऐसा होता है यार, हम लोग बहुत जल्दी चीज, अगर एक पॉइंट हमें मिल जाए ना, हम तो बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। तो उस कहानी यही है। बोले अगर तुम इसमें एक पॉइंट दे दिया, उसके ऊपर तुम पूरी कहानी खुद बना सकते हो। भाई इतने टैलेंटेड तो यार तुम सब लोग हो यार, मुझे पता है यार तुम सब लोग बहुत जोरदार, ठीक है। चलो,
कहानी के प्रसंग, मुख्य विचार या संदेश के आधार पर छोटा सा आकर्षक टाइटल, शीर्षक, टाइटल हर बार आ रहा है ये, ठीक है, टाइटल याद रखना। ओके, अरे यार आजकल तो लोग दीप वीर, ठीक है, विराट कोहली अनुष्का को कुछ और बोल देते हैं, अरे कुछ भी दे रहे हैं यार, तो तुम लोग भी एक टाइटल तो देख सकते हो। ओके, रूपरेखा के आधार पर 3-4 परिच्छेद होने चाहिए, ठीक है। कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखी होनी चाहिए, मतलब आधे पेज जितनी कहानी उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। लेखन में विराम चिन्हों का, ठीक है, उचित प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो चिन्ह है, साइंस है, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। कहानी की भाषा शुद्ध एवं मुहावरे द्वारा होनी चाहिए, इसके अंदर मुहावरों का यूज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मुहावरे का मतलब होता है बोले आग बबूला होना, ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, ओके, ये सब चीजें। कहानी से आरंभ अंत तक रोचक होनी चाहिए, बोले मजा आना चाहिए, साला तुम एक दिन के लिए डायरेक्टर बन जाओ। बोले इस कहानी को अगर मैं यूट्यूब पे डालता तो क्या होता, ऐसे सोचो। आज इस कहानी की वजह से मैं बहुत फेमस होने वाला हूं, क्योंकि ये कहानी भाई लिखने वाला है, मतलब तुम लिखने वाले हो या बहन लिखने वाली, यानी तुम लिखने वाली हो। इस कहानी को जब तुम लिखोगे, ऐसा बोले मेरी कहानी जब पढ़ेगा ना सामने वाला, बोले चौंक जाएगा, बोले क्या कहानी लिखी है बे, क्या कहानी लिखी है बे। ऐसा होना चाहिए यार, ठीक है, तो ही मजा आता है। कहानी पूरी होने के बाद 1-2 वाक्यों में कहानी के मिलती सीख, ठीक है, सीख जरूर लिखना है। बोले आपको क्या सीखने के लिए मिला इस कहानी से। कहानी का मतलब ही वो होता है, हमें कोई भी कहानी बचपन में सिखाई जाती थी, सुनाई जाती थी, हमारे दादा दादी जब सुनाते थे, नाना नानी जब सुनाते थे, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख देते थे। बोले बेटा इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, चलो तो आ जाओ उचित बोध लिखने, अगर उसका तुम अच्छे सीख लिखते तुमको मार्क्स मिलता है उसका। चलो मान के चलो, अंधी औरत, आंखों का इलाज, अच्छी होने पर ही डॉक्टर को पूरी फीस देने की शर्त, डॉक्टर का औरत के घर से फर्नीचर तथा अन्य कीमतें चुरा कर ले जाना, धीरे धीरे सारी चीजें गायब होना, औरत की आंखें अच्छी होना, घर में सामान ना देखना, डॉक्टर को फीस ना देना, डॉक्टर का अदालत में जाना, न्यायाधीश का मामले पर समझ जाना, फैसला औरत के पक्ष में। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, बोले एक अंधी औरत, एक घर में एक गांव के अंदर एक अंधी औरत रहती थी। उसके पास उसको वहाँ एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी, उसको अपनी आंखों का इलाज करवाना था। तो एक बार की बात है, वो एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मतलब आप क्या मेरी आंखों का इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है हाँ मैं कर दूंगा, पर आपकी इतनी फीस होगी। तो अंधी औरत कहती पर मैं एक शर्त पे ही आपसे इलाज करवाऊंगी, अगर आप मेरी आंखें ठीक करेंगे तभी मैं आपको फीस दूंगी। डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं आपका कर दूंगा। पर डॉक्टर को, वो अंधी अकेली रहती थी, डॉक्टर को पता चल जाता है उसका घर, सब उठवा मारता है, वहाँ से उसके फर्नीचर उठा लेता है, उसकी सारी सामान उठा के उसको बेच के फीस तो ले ही रहे। और फिर जब उसकी आंखें सही होती हैं तो वो देखती तो अपने घर आती, बोलती मेरा सामान तो है ही नहीं। तो वो डॉक्टर को बोलती मैंने आपकी मैं फीस नहीं दूंगी, आपने ही मेरा सामान लिया। मतलब बुढ़िया इतनी चालाक थी। तो डॉक्टर बोलता है मैंने तेरा कोई सामान नहीं लिया है, मैं तो अब मेरी फीस दे दे वरना मैं केस कर दूंगा। तो वो जाता है भाई, अदालत में जाता है, केस करता है, अपनी दलीलें देता है, बोले इसने मेरी फीस नहीं दी है, ये तो भाई चीटिंग है। उसके बाद में थोड़े प्रूफ्स निकालने के बाद में फिर अब यहाँ जो प्रूफ है उसी चीज़ पे डाल देना। उस अंधी औरत के घर में सीसीटीवी कैमरा था, तो उससे रिकॉर्ड हुई चीज़ें डॉक्टर ने देखा, पता चला कि डॉक्टर कैसे सामान उठा रहा था। मस्त कहानी, रोमांचक हो गई ना यार, एकदम नीचे से एकदम क्या आया वाह, एकदम वही क्या बोलते हो यार तुम उसको, सस्पेंस क्रिएट किया। फिर उस सस्पेंस को कैसे खोला, तो अदालत में कौन जीतता है, बोले औरत जीतती है, औरत को, ठीक है, फिर मुआवजा दिया जाता है और अपने घर में सुखी जीवन जी रही होती है बस। और टाइटल दे दो बढ़िया, बोले लालच बुरी बला है। डॉक्टर लालची था, उसे सामान का भी पैसा चाहिए था, उसे डॉक्टर का भी पैसा चाहिए था, मतलब फीस का भी। तो देखो इस तरीके से कहानी बना सकते हो। तो यहाँ पर कहानी लेखन, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। ये देखो इसमें ये टाइटल है, मैंने क्या बोला, लालची डॉक्टर। अब देखो तुम ही लोग देखो, जैसा करोगे वैसा पाओगे और लालची डॉक्टर, देखो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब लालची डॉक्टर अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सुनने में। ऐसा ही होता है, तुमको अपने हिसाब से देना। एक औरत की दृष्टि अचानक चली गई और वह अंधी हो गई, ठीक है। मैंने बोला था एक बार की बात है, गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी आंखें नहीं थी, वो अंधी थी, उसे अपने एक, और वो बहुत धनी और अकेली रहती थी। देखो मैंने बोला था अकेली रहती थी, पर ये नहीं बोला था कि बहुत धनी थी, तुम इसमें ऐड कर देना। उसके पास बहुत पैसा था, इसके लिए तो डॉक्टर ने लूटा। ओके, उसके घर में कीमती फर्नीचर था, दूसरी भी बहुत सी कीमती चीजें थी, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर बार बार उन चीजों को उठा रहा है, इसीलिए कहता हूं 2-3 बार पढ़ो, मैंने तो जस्ट एक बता दी स्टोरी, ठीक है, तो याद रखना। ओके, उस औरत ने आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर को घर बुलाया। उसने यह शर्त रखी कि आंखें अच्छी होने पर ही वह डॉक्टर को पूरी फीस देगी। डॉक्टर ने शर्त मान ली, डॉक्टर को पता है भाई आंखें तो अंधी है तो सब तो उठा ही ले जाऊंगा मैं। डॉक्टर प्रतिदिन उस औरत के घर इलाज करने के लिए आने लगा। जाते समय उसके घर से कोई ना कोई कीमती चीज उठाकर ले जाता था। वह सोचता था कि औरत को कुछ दिखाई तो देता नहीं, उसे चोरी का पता कैसे चलेगा। इस तरह उसने अपनी अंधी आंखों से कोई कीमती चीजें गायब कर दी, ठीक है। धीरे धीरे औरत की आंखें अच्छी होने लगी, डॉक्टर की चोरी
का उसे पता चल गया, फिर भी वह चुप रही। आखिर औरत की आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई। डॉक्टर ने उसे अपनी फीस मांगी, औरत ने फीस देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने अदालत में औरत के खिलाफ शिकायत दर्ज की। न्यायाधीश ने औरत से कहा, अब तो तुम इस डॉक्टर के इलाज से देख सकती हो, तुम्हें इसकी फीस चुका देनी चाहिए। औरत ने कहा, यदि मैं देख सकती हूँ तो मुझे अपने घर का सारा फर्नीचर और अन्य कीमती चीजें क्यों नहीं दिखाई देती। देखा, मस्त रोमांचक बनाया ना उसने, ठीक है, रोमांचक। ओके, न्यायाधीश सारा मामला समझ गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, तुम इस औरत के घर से जो जो चीजें चुराई है उन्हें लौटा दो। तुमने इसके अंधेपन का जो इलाज किया है उसके लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, यह तुम्हारी सजा है। किसी भी व्यक्ति की लालची का अनुचित लाभ उठाने का परिणाम बुरा ही होता है। लालची डॉक्टर। ओके, इस तरीके से तुम कहानी बना सकते हो। चलो आ जाओ निबंध के ऊपर। सबसे जोरदार चीज है ये, 10 मार्क्स का आता है तुम्हारे के अंदर। ये निबंध बहुत ही मस्त होता है। निबंध में क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए आपको भाई लोग, ओके, और बहन लोग, ठीक है। प्रश्न पत्र में निबंध का प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। प्रश्न पत्र में 3 विषय पर निबंध दिया जाता है, ठीक है। इन विषय के साथ पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, मतलब एक तुमको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और नीचे 3 तुमको दिए जाएंगे, बोले मेरा भारत महान, स्वच्छ भारत अभियान, कोरोना वायरस, ठीक है, या फिर महामारी से कैसे बचे, मतलब ऐसे कुछ निबंध के टॉपिक दिए जाते हैं। मातृ प्रेम, आत्मकथा, ऐसे सब चीजें आती हैं, ठीक है। बड़े बड़े तुम्हारे में ना ऐसे डेंस टॉपिक आएंगे। मेरा प्रिय त्योहार, उस प्रिय त्योहार में इतनी अच्छी अच्छी चीजें रखनी होती है। या मेरा प्रिय खेल, क्रिकेट की गाथा, ऐसे 1947 आजादी का सपना। आप मान के चलो, अगर तुम एक विधवा औरत होती तो तुम्हारा क्या होता, या फिर तुम अगर एक पुलिस वाले होते तो तुम्हारी आत्मकथा क्या होती। आत्मकथा भी आ जाती है, याद रखना, तुम बड़े हो चुके हो, ओके, छोटे बच्चे नहीं हो आप। तो पॉइंट्स भी दे जाते हैं। इनमें से किसी भी एक विषय को चुन लीजिए, कोई भी एक पे लिखना होता है। निबंध का प्रारंभ विषय से संबंधित आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। आकर्षक मतलब अट्रैक्शन, उसमें तो तुम माहिर हो यार, हर किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, तो इसमें भी अट्रैक्टिव तो बनाना ही पड़ेगा तुमको, ओके। निबंध किसी कहावत, चुटकुले या कविता की पंक्ति से प्रारंभ कर सकते हैं। कहावत होनी चाहिए, चुटकुला होना चाहिए, कविता होना चाहिए, ठीक है। निर्माण का मध्य भाग रूपरेखा के आधार पर लिखें, ठीक है। जो बीच वाला भाग होता है, मध्य यानी बीच वाला बीच वाला भाग यार, ठीक है। तो रूपरेखा के आधार पर लिखें। निबंध लिखते समय विषय अंतर ना हो, इसका ध्यान रखें, ठीक है। या अगर तुम निबंध लिख रहे हो और तुम अपने विषय से, मतलब जो सब्जेक्ट है, जो जिस टॉपिक है उससे हटके कहीं और चले गए, बोले यार मैं तो उसे याद कर रहा था रे, ऐसा नहीं होता है रे पागल। उसको उसके बारे में नहीं लिखना है, जो चीज है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ऐसे मतलब जस्ट एक एग्जांपल दिया। परावर्तन से बचे। परावर्तन का मतलब होता है रिपीटेटिव थिंग्स, बार बार चीजें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। रिपीट वही चीज लिख के फिर लिख दो कि गलत है, नहीं मिलता मार्क्स। अंत आकर्षक, स्पष्ट और हृदय स्पर्शी होना चाहिए। अंत एकदम जोरदार होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। बीच वाला देखो पॉइंट्स का ना, ये देखो निबंध लिखने का ना बचपन से तरीका बढ़िया है। सबसे पहले ऊपर वाला भाग बहुत जोरदार होना चाहिए और नीचे वाला बहुत जोरदार होना चाहिए। कोई भी जो पेपर चेकर होता है ना, अगर मान के चलो ये पेपर वो चेक कर रहा है, तो पहले वो यहाँ ऊपर के थोड़ी लाइनें पढ़ता है, 1-2 पैराग्राफ, फिर उसके बाद बीच में चेक करता है, फिर नीचे की थोड़ी लाइनें पढ़ता है, उसे पता चल जाता है कि निबंध कैसा लिखा है, ठीक है। तो यह याद रखना है आपको। चलो, वाक्य छोटे स्पर्श होने चाहिए। वर्तनी का भी ख्याल रखें। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। ये सब चीजें बहुत जोरदार होती है, ठीक है। चलो देखो, एक विधवा की आत्मकथा, परिचय देना है। दाम्पत्य जीवन था उसका पहले, फिर वो विधवा हुई, फिर जीवन की कठिनाएं मतलब कि उसकी कितनी कितनी डिफिकल्टीज आई, फिर अब उसका जीवन कैसा है और क्या सीख मिल गई, मतलब और क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो जी हाँ, मैं बेबस और बेसहारा विधवा हूं। मेरे जीवन की फूल थी पूरी, खिलौने से पहले ही मुरझा गई फुलवारी। ओके, मेरे मांग की सिंदूर की आज अगार बन गया है, लेकिन पहले ऐसे ना था, सिर्फ 1 साल पहले का मेरा जीवन। अब देखो, पहले उसने परिचय दे दिया अपना, इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे मेरा प्रिय खेल, तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन दोगे, बोले मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मुझे क्रिकेट से बहुत लगाव है, मैं पहले बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहता था, ऐसा सब इंट्रोडक्शन दे दिया। पर दाम्पत्य जीवन यानी एक पॉइंट दिया होगा यहाँ पे, अब दाम्पत्य जीवन पर उसने क्या बोला, बोले इंट्रोडक्शन देखिए, बोले मेरा जीवन ऐसे पहले ऐसा नहीं था, अब वो अपनी हिस्ट्री बताएगा, थोड़ा पास्ट बताएगी। बोले आज देखो, लेकिन पहले ऐसा ना था, सिर्फ 1 साल पहले का मेरा जीवन आज उन सुख भरे दिनों की याद आंखों में आंसू भर लाती है और मेरे उनकी तस्वीरों को निगाहों से पल भर के लिए भी दूर नहीं होती, ठीक है। मतलब वो अब बता रही है दाम्पत्य जीवन के बारे में। मेरा जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, मेरा बचपन बहुत हंसी खुशी में बीता, 7वीं कक्षा तक पढ़कर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, दया है ये। माता पिता की लाडली जो ठहरी, मैं पहले से ही सुंदर भी थी, ओहो हो,
16 साल की उम्र पार करते ही मुझ में और निखार आ गया। शीघ्र ही मेरा विवाह एक पढ़े लिखे और सुंदर युवक के साथ हो गया। हमारा दाम्पत्य जीवन बड़े सुख से बीतने लगा। पास पड़ोस की स्त्रियां मेरे सुंदर और कीमती गहने देखने की, मतलब उसने सब बताया, अपना दाम्पत्य जीवन बताया, ठीक है। फिर विधवा होते ही घर वालों का स्नेह उठ गया। जैसे ही इंसान विधवा हो जाता है, पता नहीं क्यों उन लोगों का अलग से हो जाता है। वो आजकल के ज़माने में तो भैया विडो मैरिज हो जाती है, विडो रीमैरिज करवा देते हैं। जो भी विधवा लोग हैं उनको फिर से शादी हो सकती है। भाई अगर तुम 1 साल के बाद ही विधवा हो रहे हो तो तुम्हारा जरूरी थोड़ी है तुम यार विधवा ही रहो पूरी जिंदगी। तुम कर सकते हो ना शादी, अब तो ऐसा अलाउड है, पर पहले की बात की करते, ठीक है। चलो तो मेरी ओर से मुंह फेर लिया। हाँ, छोटे देवर की सहानुभूति मेरे साथ। साला क्या यार ले लिया मैंने यार, ये ठीक है। अब भी पहले जैसे ही, लेकिन वह बेचारा अकेला क्या करता। सबसे छोटा जो ठहरा, घर का एक कोना ही मेरे आश्रय स्थान बना। हंसना बोलना मेरे लिए अपराध बन गया। आज तो मेरा रोना भी समाज की दृष्टि में अशुभ माना जाता है। लोगों के ताने सुनने और पद पद पर, मतलब अब जो उसको सहना पड़ रहा है। देखो टाइटल में पहले देखो क्या था, देखो पहले क्या था, बोले परिचय, इंट्रोडक्शन दिया, फिर बोले उसने कैसा उसका पास्ट था वो बताया, ठीक है। अब जब वो विधवा हुई, ठीक है, तो उसकी जो डिफिकल्टीज थी वो बताई। अब विधवा कैसे हुई, हाउ, ये बताने का, फिर उसकी डिफिकल्टीज बतानी है, फिर अभी उसका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, क्या पता खुश हो प्रेजेंट के अंदर, शादी कर ली हो किसी और से, ओके। उसके बाद में क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई लोग, ओके। तो यहां से चलते हैं हम लोग आगे। हिंदू नारी के लिए वैधव्य से बढ़कर, मतलब जो भी है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, तो विधवा होना बहुत बेकार चीज होती है। ये सब चीजें देख लेना एक बार, ओके। तो हो गया। तो मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे विकास सर ने भी बताए होंगे आपको, युवा और खेलकूद, मातृ प्रेम, ठीक है। इसके ऊपर देशभक्ति वाला भी आ सकता है मेरे भाई लोग, ठीक है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी आ सकती है कि तुम वो चीज बनोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओके। ये देखो सिपाही की आत्मकथा, मतलब आत्मकथा, मेरा प्रिय शौक, मेरा प्रिय खेल, ओके, मेरा प्रिय खेल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, स्वच्छ भारत अभियान, कोरोना वायरस, महामारी, बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती है। तो इसी के साथ में हम लोग सेक्शन ई को यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। और मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर में सेक्शन सी के अंदर। पहले आप कमेंट से बताइए कि आपको सेक्शन डी कैसा लगा, बहुत मजा आया कि नहीं मजा आया, क्योंकि आप नए टीचर से पढ़ रहे हैं, विकास सर से नहीं अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट में मेरे को प्यार बताइए कि सेक्शन सी चाहिए आपको, फिर मैं आऊंगा सेक्शन सी लेकर। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।